तो आइए हम देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में हम लोगों ने स्वर संधि का प्रयोग चल रहा था। तो इसके संदर्भ में कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था? ऋत्य तृतीया समासे, यानी कि ऋत्य माने ऋत शब्द बाद में हो और उसके पहले कौन सा समास बन रहा हो? तृतीया समास बन रहा हो, बाद में ऋत शब्द हो तो क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। इसका उदाहरण क्या था? सुखार्तः दुखार्तः। लेकिन इसका प्रत्युदाहरण क्या था? परमर्तः। परमर्तः में क्यों नहीं वृद्धि हुई? क्योंकि तृतीया समास नहीं बल्कि कर्मधारय समास बन रहा था। परमश्चासौ ऋतः इति परमर्तः। ठीक है। तो आज का प्रकरण है, अगला सूत्र है प्रवत्सतर कंबल वसनारण दशा नाम मृडे। प्रवत्सतर कंबल वसनारण दशा नाम मृडे। प्रवत्सतर कंबल वसनारण दशा नाम मृडे। ठीक, तो इसको तोड़िए। प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण दसन और दसना और दशा नाम, मतलब ये कहाँ की विभक्ति है? दशा नाम माने जैसे रामायण माने षष्ठी बहुवचन और ऋणे माने ऋण परे हो तो, यानी कि सप्तमी आ गई तो क्या हो गया? माने बाद में होने पर। और इधर ये सब हो, यानी कि प्र हो, वत्सतर हो, कंबल हो, वसन हो, ऋण हो, दसन हो, इतने होने के बाद क्या हो? ऋण। ऋण हो तब क्या हो जाए? दीर्घ हो जाए। एक पूर्व प्रयोग का अधिकार ही चल रहा था, इसको आप लोगों ने जानते ही हैं। ये क्या है? वार्तिक है। तो अभी हम लोगों ने जो सूत्र था 6-1-111 करके था, 11 तक कहाँ तक था वो? एक पूर्व प्रयोग। एक पूर्व प्रयोग कहाँ तक था? एक मिनट में देख लेता हूँ। 6-1-81 था, अब वो उसका अधिकार 6-1-11 तक जाता था। ठीक, ये अभी उसी के बीच की चर्चा चल रही है, यानी कि वृद्धि संज्ञा की बात कर रहा है। ठीक, इधर प्र हो, वत्सतर हो, कंबल हो, वसन हो या ऋण हो, इसके बाद क्या हो? दसन हो, इसके बाद ऋण हो। ठीक, ये दसन है पूरा, लेकिन नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से न का लोप हो जाता है, बचता भर क्या है? 10, केवल इतना ही भर बचता है। यानी कि इधर ये शब्द हो, बाद में ऋण हो। अब देखिए एक ही साथ सारे नियम का उदाहरण बता दें। एक साथ प्र में अ है, वत्सतर में अ है, कंबल में यानी कि यहाँ यहाँ, और ये आ यहाँ भी है, यहाँ भी अ है, 10 में भी अ है, इधर ऋण है। यानी कि अवर्णात् अचि परे पूर्व परयोः एक गुण आदेश स्यात्। यहाँ भी गुण आ रहा है। अब देखिए हर जगह गुण पहुँच रहा है। अब कितना बड़ा सूत्र है कि वो हर जगह अपना अधिकार पहुँचा दे रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े भेद से वो अपना अपना ले करके अलग हो जा रहे हैं। तो क्या हो जानी चाहिए?
गुण होना चाहिए था, लेकिन ये सूत्र कहता क्या है कि इसकी वृद्धि हो जाए। इसका क्या है? कंठ है, इसका मूर्धा। दोनों के स्थान पर होगा क्या कंठ मूर्धा वाला? कंठ मूर्धा आ आई, यही तो वृद्धि संज्ञक हैं। तो यानी कि ये वाला कुछ मिल रहा है, तो इनको रोक करके इन भाई साहब को हटा देते हैं पहले। ये दोनों तो कतई नहीं होंगे, इससे कुछ समानता मिल रही है। फिर एक सूत्र हम बताए थे, कौन सा? उरण रपरह। उरण रपरह क्या कहता है? उहु, पहले उसको तोड़ दीजिए सूत्र को। उहु अण रपरह। उह माने री का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या चलेगा? उह, यानी कि री के स्थान पर जो अण हो रहा है वह कैसा हो जाए? र पर हो करके हो जाए। आ में कौन कौन से वर्ण हैं? अ, ई, उ, यानी कि अर हो जाएगा। वहां बताए थे कि रिल री वर्णयो सावर्ण्यम अचम, तो यानी कि री का भी आ जाएगा, अल भी हो जाएगा। ठीक, ये इर, इल, उर, ये तो गुण हैं। ये क्या है? गुण। लेकिन अगर ये वृद्धि होकर के आएंगे तब क्या हो जाएगा? आर, ईल, ऊल, यानी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आल, ईल, ऊल, यानी कि ये वृद्धि संज्ञक हो गए। अ का उच्चारण स्थान क्या है? ये र का ताल, कंठ मूर्धा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? नींद लग रही क्या आपको? मुझे लग रहा है कि नींद लग रही है। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो अब लगा दीजिए। पहला क्या है? विच्छेद करके कि विग्रह करके? विच्छेद करके। प्रधन ऋणम, यहाँ सु आता है, सु को अम हो जाता है। ठीक, दोनों के स्थान पर वृद्धि हुई तो क्या हो गया? आर, क्या हो गया? प्रारणम। ठीक, और वैसे वत्सतर धन ऋण, वत्सतारणम मन ना कहिएगा, वत्सतर है, वत्सतर धन ऋणम। अ और री मिलकर के क्या हो गया? आर, वृद्धि हुई तो वत्सतरारणम। वत्सतरारणम सही है। सूत्र यही लग रहा है जो इसमें लगा है, प्रारणम में सेम, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आगे चला जाए। वत्स माने क्या होता है? बछड़ा, छोटा बैल जिसको कहते हैं। और अगला क्या है? वसन। अच्छा चलिए, कंबल धन ऋणम। तो अ और री मिलकर क्या हो गया? क्या हो गया? कंबलारणम। सही है। वसन धन ऋण बराबर
क्या हो जाएगा? वसनारणम। उसी प्रकार से ऋण धन, ऋण बराबर सही है। सही है। लिखने में अपने को खुद लगता है गलत है। उसी प्रकार से 10 धन ऋण बराबर 10 धन क्या हो जाएगा? दशारण देश की चर्चा आई है कहीं? कहाँ? क्या लाइन है वो? कोई एक वही तो हमारे दिमाग में नहीं उठ रहा है। नहीं याद आ रहा है सर। दशाण वो जो प्रदेश की वो राजधानी मालिनी थी, उनको मैं पानी देगा आपको कम ऐसे वैसे उसी का वर्णन में आया। अरे उठ ही नहीं रहा तो क्या बताऊं। चलिए ठीक, अभी आएगा तो हम बता देंगे। ऐसे परीक्षा में भी होता है, डिक्टो ऐसे होता है, तब सोचते रहो कुछ पता ही नहीं चलता, जैसे हैंग हो गया दिमाग, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण दसन, और इसके बाद हो क्या? ऋण हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। ये ठीक है। आगे चला जाए। अगला सूत्र क्या है? हाँ हाँ, आ गया। संपत्स्यन्ते कतिपय दिना स्थायी हंसा दशारणा। यानी कि दशाण देश की जो राजधानी है वहाँ कुछ ही दिन वो ठहरते हैं। मैं भोग दूध तो ऐसा पढ़ाएंगे ना फिर। हाँ वैसे ही होगा। मैं कहता हूँ जो रचनानुवाद कौमुदी में बताया जा रहा है उस नियम को आप यहाँ पढ़ के एक बार तो सामान्य रूप से यहाँ देख ही रहे हैं, लेकिन जब कारक वाला नियम आएगा, अभी देखिए कितने नियम कपिल देव जी बताते हैं, आपको लगेगा कि इसी रचनानुवाद में पूरा समास भर दिए, पूरा कारक भर दिए, प्रत्यय भी भर दिए, सब कुछ तो इसी में है। संजीवनी बूटी है। हाँ हाँ, तो क्या नाम है इसमें तो होगा तो ऋण तो इसमें आ नहीं रहा है। हाँ, ऋक्ष गतौ धातु है, वो आगे आएगा 2-3 सूत्र के बाद उसका भी नंबर आएगा। हाँ, उसमें ऋक्ष गतौ धातु है। प्रार्छति उपार्छति वो आएगा।
बाध्य बाधक भाव, कौन सा सूत्र बाध्य होता है, कौन सा बाधक होता है, कौन सा सामान्य होता है, कौन सा विशेष होता है, कौन सा अपवाद होता है, इसको जान लेते हैं यहीं। ठीक, एक होता है बाध्य, एक होता है बाधक। इसको और क्या कहते हैं? बाध्य का कार्य क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। बाधक का छोटा होता है। ठीक, और इसको जो है सामान्य सूत्र कहते हैं। ये सामान्य रूप से हर जगह परिवर्तित हो जाता है, इसको विशेष सूत्र कहते हैं। ठीक, इसको और क्या कहते हैं? उत्सर्ग। इसको क्या कहते हैं? अपवाद। ठीक, अब देखिए, इसको बना लीजिए। नींद आ रही है? हाँ, रीजनिंग में ऐसे आती है। बताया जाए? जो बाध्य, ये बाध्य बाधक भाव के विषय में बताया जा रहा है। बाध्य जो होता है वो बाधक, ये दो चीज़ें हैं, जैसे साध्य और साधक। साध्य माने जो साधा जाए और साधक माने जो साध रहा है। उसी प्रकार से बाध्य माने जो बांधा जाए, जिसको नियंत्रित किया जाए, किसके द्वारा? बाधक के द्वारा। इसको सामान्य सूत्र कहा जाता है, इसको विशेष सूत्र कहा जाता है, इसको उत्सर्ग कहा जाता है, इसको अपवाद कहा जाता है।
ये चीज़ें क्लियर हैं, कुछ इसमें कठिन नहीं, एकदम सरल है, बस केवल इसके अन्य अन्य नाम हैं। नहीं, सूत्र भी तो अपवाद होते हैं, वार्तिक थोड़ी ना अपवाद होती हैं सब, सूत्र भी तो अपवाद हैं। जैसे गुण का वृद्धि अपवाद है, दीर्घ भी अपवाद है। अब देखिए जो हम बताना चाह रहे हैं, जैसे ये इतना बड़ा कोई गांव है, ये एक तो गांव है, ठीक। इस गांव में एक छोटा सा पुरवा बन गया, कहें कोई पंडित जी थे, कहे कि ये हमारा गांव, यहाँ और कोई नहीं रहेगा, यहाँ केवल हमारा अधिकार चलेगा। यानी कि ये पूरा गांव सबका है, लेकिन ये विशेष रूप से कहे कि ये हमारा है, तो ये क्या हो गए? अपवाद। और ये पूरा जो बच रहा है ये क्या है? उत्सर्ग। यही इसको हम उत्सर्ग कहेंगे, और ये केवल छोटा सा जो है वो अपवाद है। सब पे ये भारी पड़ जाएगा, जो उत्सर्ग है उस पर अपवाद सूत्र भारी पड़ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, बाध्य पर छोटा है, संख्या कम है, फिर भी इसको बांध रहा है। समझ में आ गया? उसी प्रकार से जैसे गुण का क्या होता है? अवर्णात अचि परे, इधर अ हो उसके बाद कोई स्वर हो तो क्या हो जाए? गुण। अब ये भाई साहब आ गए, कहें कि अकह सवर्णे दीर्घ, इधर अक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, फिर उसके बाद कोई समान वर्ण हो। समान वर्ण में जैसे अ का आ, उसके अन्य अन्य भेद भी यदि हो, ये हो तो क्या हो जाएगा? दीर्घ। कहें भाई अगर इधर आ रहेगा, उसका सवर्णी बाद में रहेगा, अक का सवर्णी बाद में रहेगा, तो क्या ये हमारा कार्य क्षेत्र हो जाएगा, तब यहाँ आपकी नहीं चल पाएगी। फिर उसके बाद ये वृद्धि वाला मामला आ गया। फिर ये कहा कि आत ऐच, यानी कि अ के बाद या आ के बाद एच प्रत्याहार का वर्ण ए ओ आई औ आ जाए, तब क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। तो यानी कि अब ये गुण का पूरा क्षेत्र है, ये गुण के अंदर हैं ये दोनों। समझ में आ गया? नहीं ऐसे आप लग रहे हैं, हम सोचिए कि हो सकता है ना समझ में आ रहा है, कहा घबरा जाते हैं हम। घबरा इसलिए जाते हैं कि हम अगर बता रहे हैं आपको ना समझ में आ रहा होगा, तब भी कह देंगे हाँ आ रहा है, तब तो भाई तब तो नहीं ठीक है। क्लियर है? ये समझ में आ गया बाध्य क्या है, बाधक क्या है, छोटा क्या है, बड़ा क्या है, सामान्य क्या है, विशेष क्या है, उत्सर्ग क्या है, अपवाद क्या है। ठीक, आगे चलें। ठीक, समस्या हो तो पूछ लीजिए, चूंकि ऐसे भी तो है, ऐसे जैसे ये पूरा गुण का हिस्सा है, इसमें दीर्घ भी अपना लेकर के अलग हो लिया, वृद्धि भी लेकर के अपना अलग हो लिया, तो जो बचेगा वो गुण हो जाएगा। जो सूत्र पहले के रहेंगे वो बाधक होंगे नहीं। अका सवर्ण का नंबर क्या है देख लीजिए। नियम यही परिभाषा हुई, तो नियम बता दिए ना सर। हाँ, जो अकह सवर्णे दीर्घ है, ये तो वही बताता है कि अक हो उसके बाद उसका सवर्णी हो तो क्या हो जाए? दीर्घ हो जाए। ठीक है, आगे चला जाए। इसको समझने के लिए हम भी बहुत दिन कंफ्यूज थे, लेकिन वही है कि एक दिन प्रण करके बैठ गए कि आज हमको समझना है, तो कैसे नहीं आएगा, तो समझ में आ गया। हम सर इसमें पूछते हैं कि गुणापवाद कौन कौन सी है, सूत्र है या संधि है? हाँ, जैसे गुण का अपवाद कौन कौन से है, तो पता चल गया गुण के अपवाद कौन कौन से। हाँ, तो ये दोनों ठीक है। चलिए अब अगला सूत्र क्या है बताइए। उपसर्गात ऋति धातु, यही है। हाँ, अब आगे आएगा उपसर्गात धृति धातु, उसके पहले ही बता देंगे उपसर्ग क्या है।
उसके बाद बता देंगे धातु क्या है। धातु और क्रिया एक ही है, अलग अलग है? एक ही है। एक ही है। अच्छा, धातु और क्रिया एक ही है ना, धातु या क्रिया सामान्य भाषा में दोनों एक ही कही जाती हैं। ठीक। और देखिए कंफ्यूज ना होइए, धातु और क्रिया लगभग दोनों पर्याय पद हैं। ठीक है, अब आगे आइए। उपसर्गाः क्रिया योगे। लेकिन क्रिया उसमें प्रत्यय लग के होता है, धातु सिर्फ धातु होता है। हाँ, तो प्रत्यय नहीं रहता। उसी को क्रिया कहते हैं। मान लीजिए उसका विकृत रूप, जैसे वहाँ आता है ना धातु और क्रिया जब पूछने के साथ तो उसमें डिफरेंट है, हल्का डिफरेंट है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, जैसे रुकिए मैं बता देता हूँ। वहाँ आता है एक देश विकृतम अनन्यत्वात्, यानी कि जैसे कुत्ते की पूंछ काट दी जाए तो कुत्ता नहीं गाय हो जाएगा, रहेगा तो कुत्ता ही। तो वैसे यहाँ भी है, प्रत्यय इत्यादि लग करके वो क्रिया रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इनको प्रयोग करने की दशा में बन जाते हैं। वहाँ कहा गया है सुप तिङन्तं पदम। सुप और टिंग से युक्त हो करके जो बनता है उसको पद संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब आइए उपसर्गाः क्रिया योगे। उपसर्गाः क्रिया योगे माने सप्तमी। उपसर्गाः माने प्रथमा। सही है। कहते हैं कि उपसर्ग कितने हैं, उसको लिख देते हैं एक बार। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद। हाँ उसको बता रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। उद, अभि, प्रति, परि, उप। सही है ना? सही है। अब सही है, यानी कहाँ कहाँ है? यहाँ ये अवर्णांत उपसर्ग हैं, इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे आएगा। अवर्णांत उपसर्गात् ऋकार आदौ धातौ परे कौन सा आदेश? पर रूपम। ये क्या है? सब सहमत हैं? बहुत सही। ये अभी उपसर्ग नहीं है। क्रिया योगे उपसर्गाः, क्रिया से योग होगा तभी ये उपसर्ग कहलाएंगे, अन्यथा में क्या क्या कहलाएंगे? निपात, अव्यय, कर्म प्रवचनीय, इतने नाम हैं इनके। ठीक है, कर्म प्रवचनीयों की चर्चा कहाँ आई है? वहाँ द्वितीया में है और पंचमी में भी आएगा। वो प्रकरण जब कारक का आएगा, वो आता है ना कि वृक्षम अनुद्योतते विद्युत, ऐसे करके है। कपिला विद्युत नहीं, ये क्या है? अव्यय, निपात, कर्म प्रवचनीय इत्यादि हैं।
उपसर्ग तब होंगे जब ये क्रिया से जुड़ेंगे। ठीक, फिर कहते हैं कि यह हो गया उपसर्ग। इसका अर्थ यही है, क्रिया योगे प्रादयः प्र आदि उपसर्ग संज्ञा स्युः। क्रिया के योग में इसके पहले एक प्रादय सूत्र करके आता है, तो ये प्रादि हैं। ठीक, प्रादयः प्र आदि क्रिया योगे, क्रिया के योग में उपसर्गाः भवन्ति, उपसर्ग होते हैं, इनकी क्या संज्ञा होती है? तो ये सूत्र कैसा है? संज्ञा सूत्र। बढ़ा जाए आगे। अगला सूत्र है भूआदयो धातवः। ये कुछ कार्य नहीं किया, बस केवल संज्ञा बताया कि इसकी ये संज्ञा हो जाए। ये बताइए अब यहाँ ये क्या है? सभी सहमत हैं उपसर्ग है। क्यों? अरे ये ऋक्षगतौ धातु है, इसका रूप है ऋक्षति ऋक्षता ऋक्षन्ति, इसके साथ उप जुड़ा है तब उपसर्ग हो गया है। ठीक, नहीं क्रिया के साथ योग तो बन रहा है, ऐसा दिखाया तो गया ना इसमें। फिर कहते हैं कि भू आदयो धातवः। क्या है? 1 3 1। इसकी वृत्ति में लिखा गया है क्रियावाचिनो भवादयो धातु संज्ञा स्युः। भू है, वा है, भूश्च वाश्च इति भुवा। भूश्च वाश्च इति भुवा तयोः भूआदयोः। ये कौन सा समास हो गया? 4 थे द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास। भू, भू धातु किस अर्थ में है? होने के अर्थ में। मान लीजिए इसको अगर जैसे वहाँ पुस्तकों में लिखा गया होता है भू सत्तायाम धातु है, सत्ता माने होने अर्थ में, और ये वा गति गंधनयोः, जैसे वाति वायु वाति, वायु बह रही है, तो ये भी है धातु। तो इनसे भू आदयो धातु संज्ञा, धातु जो होती हैं इनकी कौन सी संज्ञा होती है? धातु संज्ञा। कहते इसमें बताए हैं क्रियावाचिनो, ये क्रिया के वाची हैं भू और वा, इनके धातु संज्ञा स्युः, इनकी कौन सी संज्ञा होती है? यहाँ केवल इसी अर्थ से अभिप्रेत नहीं है, यानी कि इसके समान और भी जितनी धातुएं क्रियावाची हैं उनकी कौन सी संज्ञा होगी? धातु संज्ञा। यानी कि उपसर्ग बता दिए, उसके बाद धातु बता दिए। क्लियर है ये? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्गाः क्रिया योगे। उसके पहले प्रादेय सूत्र आता है, तो उसमें प्रादेय का अध्याहार हो जाएगा, प्र आदेय, यानी कि प्र आदि। उपसर्ग जो हैं ये क्रिया के साथ अगर जुड़ेंगे तो इनकी कौन सी संज्ञा होगी? उपसर्ग संज्ञा होगी। उपसर्ग संज्ञा माने उपसर्ग नाम। ठीक, ये हो गया भू आदेय माने भू इत्यादि धातुएं। धातु कौन सी? भू, और ये क्रियावाची जो भू और वाह हैं इनकी धातु संज्ञा होगी।
ठीक है, ये केवल नाम बता रहे हैं, संज्ञा माने। अब आगे चलिए, अगला सूत्र क्या है? मान लीजिए अभी तक जो जैसे बता दिए उपसर्ग क्या है और धातु क्या है, ये तो बता दिए। तो मान लीजिए किसी को संशय होगा कि धातु और उपसर्ग तो है, लेकिन हम करें क्या, उसका प्रयोग अब बता रहे हैं। कौन सा सूत्र है? उपसर्गात् धृत धातौ। उपसर्गात् धृत धातौ, ठीक। उपसर्गात् माने पंचमी, ऋति माने सप्तमी, धातु माने जैसे गुरु वैसे धातु। धातु में उकार है, गुरु में भी उकार है, वैसे जैसे गुरु वैसे धातु। तो क्या हो गया? ऋति माने री, ऐसा। ये क्या है? धातु। यानी कि ऋकार आदि धातु कहाँ हो? इससे पता चला कि कहाँ हो? बाद में। और इधर क्या है? यहाँ आत का अध्याहार आएगा, आत यानी अवर्णात, अवर्ण उपसर्ग। अवर्ण उपसर्ग आप लोग जान रहे हैं, कौन कौन से हैं? प्र, अप, अव, उप, ठीक। उन्हीं की चर्चा यहाँ आएगी। कहते हैं कि अवर्णांतात उपसर्गात्, अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदौ धातु परे, ऋकार आदि धातु अगर परे में हो तो वृद्धि एकादेशा स्यात्। इसका नंबर क्या है? यानी कि 111 तक अभी नहीं गया है। तो ये पूर्व और पर की बात करेगा। एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चल रहा है ना। अधिकार माने उसका अधिकार क्षेत्र है, उसके अंतर्गत जो कार्य होगा। कहता है कि एक पूर्व प्रयोग, पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश हो जाए। क्या आदेश हो जाए? ये वृद्धि आदेश करता है, ठीक है। तो वृद्धि संज्ञक आप जान ही रहे हैं, आ, आई। बार बार मैं इसलिए कह देता हूं ताकि एकदम, जिसको कहते हैं डीएनए में चला गया है, जो चीज़ डीएनए में चली जाती है वो वापस फिर, जैसे हमारे माता पिता या हमारे दादा परदादा का जो व्यवहार रहा होगा वो हम में ट्रांसफर होकर के आया है, वो कभी जाएगा नहीं। ये कहा क्या? अवर्णांतात उपसर्गात्, अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऋकार आदि धातु परे में हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाए। नियम क्लियर है? अब इसको देखते हैं उदाहरण में। उदाहरण क्या है? प्रधन ऋक्षति। प्र में अ है, दिख रहा है ना? ये री है, ऋक्षगतौ धातु है, ठीक। अब इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाए? आर होगा। इसको बताएं क्यों आर होगा? क्योंकि उरण रपर सूत्र है, वो रपर करके बताता है, ठीक। और दूसरा क्या है? ये प्रार्थित समझ में आ गया ना? ये प्र और आ मिलकर क्या हो गया? प्रा। ये र है, ये जब तक स्वर नहीं पाएगा ये एक नियम है, अचाम दृष्ट्वा अधो याति हसश्चोपरि गच्छति, खरी अवसाने विसर्गः स्यात् रेफस्य त्रिधा गति। 3 गतियां होती, कौन कौन सी? एक तो मिल करके बैठ जाता है, एक ऊपर चला जाता है, तीसरा नीचे चला आता है, ठीक। इसको और सरलीकृत करके बताएंगे एक दिन।
प्रारक्षति हो गया। जो भी एक बताए सूत्र उसको भी लिख दीजिएगा लिखने के, बहुत सही है। मैंने चलिए मैं अभी बता देता हूँ, वो पुस्तक में लिखा गया होगा, देख लीजिए। नहीं रहता है सब जगह। चलिए मैं अभी लिखा देता हूँ। मेरी किताब में नहीं रहता है। थोड़ा सा गति भी बनाना है, नहीं तो यहीं रह जाएंगे। तो फिर अभी यूजीसी के मद्देनज़र जो आत्मनेपदी प्रक्रिया के थोड़े सूत्र हैं, वो सूत्र आप लोगों को मैं दे दूंगा, बस केवल उसको रट जाइए। रट जाएंगे तो जिस दिन पढ़ाएंगे उसी दिन में एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। और उसमें से हर बार 2-3 प्रश्न रहते हैं, एकदम फैक्ट है। और वैसे भी स्त्री प्रत्यय का है, स्त्री प्रत्यय में भी 20-22-25 सूत्र हैं ऐसे करके, वो भी कठिन नहीं है, बस केवल समझ जाएंगे तो एकदम कर जाएंगे। ये हो गया, आगे बढ़ा जाए। दूसरा क्या है? उपधन रिच्छति। अ और री मिलकर क्या हो गया? आर। तो क्या हो गया? ठीक, सही है। मान लीजिए अगर पूछना है क्या समय हुआ है अब, इसका संस्कृत भाषा में क्या कहेंगे? हाँ, भवान समय। मिलकर क्या हो जाएगा? बेला का ये दोनों मैं संधि पूछ रहा हूँ। सही है। आगे चलते हैं, अगला सूत्र क्या है? एंग पर रूपम। यहां तक समझ में आ गया ना? चलिए एंग पर रूपम पढ़ लेते हैं, फिर तब समय। एक तो हम जब बीएड करते थे तो उस समय एग्जामपुर, क्या चीज़? मतवर्थी, वो बताया जाएगा, वो बताया जाएगा, वो हो जाएगा, वो गलत नहीं होगा। बस केवल इतना करिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रोज़ पढ़ लीजिए एक बार। पहले तो पढ़ के आइए, फिर यहाँ पढ़िए, ये हमारे गुरुजी का नियम है। पढ़ के आइए, फिर पढ़िए, फिर जाके पढ़िए। 3 बार ये हो जाएगा। और पीछे वाला ऐसा नहीं पीछे छोड़ दीजिए सब भूल जाए, उसको भी रिवाइज करते रहिए। हफ्ते में कम से कम 2 दिन का नियम रहे कि हमको रिवाइज करना है पीछे जितना भी पढ़ा गया है, बेशक वो सरसरी निगाह से हो, लेकिन होता भर ये है। हम बताएं आपको, ये क्या बोलते हैं, आपके टीजीटी की 7 किताबें एक बार शुरू करवा दी, हम बाँचते चले जाएंगे पूरे लास्ट तक, लेकिन अब नहीं बाँच सकते। क्यों? भूल गया सब, छूट छुटा गया सब, कुछ याद करने बैठे नहीं थे कभी, बस केवल पढ़ते 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 कब मुझे आ गया मुझे खुद नहीं पता। जो मैं बोल देता हूँ कि ये लाइन कहाँ से है, कैसे आ गई, बस केवल पढ़ते पढ़ते। अब एक बार बैठते थे 3.5 घंटे 4 घंटे में पूरी किताब वाचन होती थी। 3.5 घंटे लग जाता था लगभग। हाँ, 7। और आप ये क्या बोलते हैं, अपनी लक्ष्य सिद्धांत, इसको आप गीता प्रेस वाली बताएं, ले लीजिए। हनुमान चालीसा की तरह रोज पढ़िए। हनुमान चालीसा मत पढ़िए, यही पढ़िए। उसमें आयुर्वेद रिलीज जो बताया गया है माहेश्वर जी के सूत्र हैं, तो सबसे बड़े सूत्र तो वही हैं शिव जी, तो हम तो उनका सूत्र पढ़ रहे हैं, तो गलत क्या है इसमें? तो अगला सूत्र है एंग पर रूपम। एंग पर रूपम सूत्र संख्या क्या है? 6191। चलिए 94 लिख देते हैं। एंग माने
पर रूपम माने बाद वाला, मतलब प्रथमा में है पर रूपम पर रूपे पर रूपाणी, ठीक। एंग माने एंग प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहे तो। इसकी वृत्ति में देखिए क्या लिखा है, अवर्णांतात उपसर्गात एंग आदौ धातु परे। अवर्णांत उपसर्ग से, अवर्णांत उपसर्ग कौन कौन से हैं? प्र, अप, अव और उप, यानी कि इन्हीं में से कोई होना चाहिए। और फिर उसके बाद कहते हैं कि एंग आदौ धातु परे, एंग प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? ए ओ। ये कैसे हों? धातु के पूर्व, यानी कि ए ओ से शुरू होने वाली धातु। ए ओ से कौन सी धातु शुरू होती है? प्रेजते, एजते, एज धातु है। ये किन किन अर्थों में है बताइए? एज कंपने धातु है, एक कांपने के अर्थ में है, और दूसरी किसकी है? दीप्तव धातु। दीप्तव और कंपने, यहां इसी का प्रयोग है। एजत, एजतः, एजंत, ऐसे रूप चलेगा तो ये परस्मय पदी को होगी। ये केवल परस्मय पदी की है, ये आत्मनेपदी में चलेगी। एजते, एजेते, एजंते। इसका एक और प्रयोग आया है, कहाँ? जन्म एजयति इति, जन्मेजयः, ये सब नहीं जान रहे हैं? जन्म माने लोगों को, एजियत माने कंपा देता है, जो लोगों को जो कंपा देता है, ऐसा क्या है? जन्मेजय। जन्मेजय किसे कहा गया है? चलिए वो आएगा बताएंगे। चलिए ये कह रहा है कि अवर्णांत उपसर्ग से एंग आदि धातु, एंग जिसके आदि में हो, यानी कि पहले हो, ऐसी धातु परे हो तो क्या हो जाए दोनों के स्थान पर? संख्या कितनी है? 94, यानी कि 111 अभी नहीं आया है। क्या कहेगा? पूर्व परयोः एकः, यानी कि इसके और इसके स्थान पर एक आदेश हो जाए। क्या? कह क्या आ रहा है? पर रूपम। पर रूपम माने बाद वाला रूप आदेशित हो जाए। क्लियर है? महाभारत में आया है सर, जहाँ जो सुनाए हैं। अब वो कथा बड़ी बहुत अत्यधिक रोचक है। मैं बता दूं, मैं गांव से ही हूँ, हमारे भी गांव में खेत वगैरह हैं, तो हम लोग जब गेहूँ काटते हैं, हम अपना बता रहे हैं व्यक्तिगत, कान में लीड लगा के पूरे दिन भर काटते थे, पूरे दिन भर, पता नहीं चलता था। इतनी मार्मिक कथा है वो। अच्छा, वही सुनते सुनते वही कथा सुनते थे, गेहूँ कट जाता था भाई, मतलब पता ही नहीं चलता था कि कोई बुला भी रही है। एक बार तो हुआ कि पापा जी मेरे बुला रहे थे ऐसे कि चलो चलो घर चलते हैं। अब वो अपने चले गए, हम काटते रहे बहुत देर तक। फिर दोबारा जब घर से आए तब बुला के लेके गए, कहीं काज नहीं कहा, कान में लगाए लिए थे तो सब तो बाहिर हो जाते। चलिए आते हैं एंग पर रूपम। कहते हैं कि अवर्णांतात उपसर्गात, अवर्णांत उपसर्ग से, उपसर्ग क्या है? ये कब होंगे उपसर्ग? जब क्रिया के साथ, ये धातु है तो इसके साथ आ रहे हैं तो ये उपसर्ग माने जाएंगे, यानी ये कर्म प्रवचनीय जो अव्यय इत्यादि नहीं माने जाएंगे। ठीक, कहने के अवर्णांतात उपसर्गात, अवर्णांत उपसर्ग से एक एंग धातु, मतलब वही एंग है ना, एंग प्रत्याहार से युक्त, जिस धातु में पहला वर्ण एंग प्रत्याहार का हो, ऐसा हो तो पूर्व परयोः एकः पर रूपम आदेश,
यानी कि पररूप वाला आदेश हो जाए, जैसे बाद में है वही। तो जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण क्या है, प्रधन एजते, एज धातु का है, एजते एजेते एजंते रूप चलता है, यानी कि ए बाद में है, एंग प्रत्याहार का वर्ण है, इधर अवर्णात उपसर्ग है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर बाद में ए, पर अ मिलकर के क्या हो गया, प्र, यानी कि अवर्णांत उपसर्ग है, बाद में एंग प्रत्याहार का वर्ण है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाए, बाद वाला, यानी कि यही वाला वर्ण आदेशित हो जाए। ठीक, कई शंका यहाँ तक समझ में आया? मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पर अ के स्थान पे ए आ जाएगा, प्रे, ये हो गया, अब ये हो प्रेजते, प्रेजते का क्या अर्थ हो गया, अधिक प्रकाशित होता है या अधिक प्रकाशित हो रहा है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ा जाए, कहाँ, बाधक बाध्य वाले में, इसमें भी देख लीजिए, गुण कहता क्या है, अवर्णात अच परे, अ है इधर, बाद में क्या है, अच, लेकिन ये क्या है, उपसर्ग है, इसलिए यहाँ वो प्रवर्तित नहीं होगा। ठीक, यहाँ समझ में आ गया? और कुछ शंका है? नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ जो फिगर बना के, फिगर बनाने वाले में, चलिए उसको अभी बता देंगे। आगे बढ़ा जाए, अब एक तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे जिस सूत्र का जहाँ तक मतलब अधिकार है, उसके बीच में अगर कोई दूसरा सूत्र आता है, हाँ, तो वो नगण्य उसका हो जाएगा, वो बलवान हो जाएगा। और बीच में आ जाएगा, हाँ, बलवान हो जाएगा। हाँ, और जो अधिकार कर रहा है, तो अधिकार तो उसका अधिकार चल रहा है, मतलब इसके अंतर्गत कार्य होंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक मतलब अधिकार सूत्र है, अधिकार है। तो वो सूत्र हर सूत्र में लगेगा। जैसे वृद्धि कहता क्या है कि दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाए, गुण क्या कहता है, दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाए, यही कहता है ना, तो यही अधिकार सूत्र है। लेकिन वृद्धि कहती क्या है, उसमें वृद्धि में क्या है, उसी का सवर्णी, जैसे अकह सवर्णे दीर्घा कहता क्या है कि अक हो, उसका बाद में कोई सवर्णी हो, समान वर्ण दोनों हो आगे पीछे, तभी दीर्घ संधि होगी। तो गुण का कहता है कि अवर्णात अच परे, यानी इधर अ हो, बाद में कोई स्वर हो, तो इसका क्षेत्र बड़ा हो गया। और जो दीर्घ कहता क्या है कि इधर अक हो, बाद में कोई समान वर्ण का कोई अक हो, तब दीर्घ होगा, अन्यथा नहीं होगा। समर्ण नहीं होगा तो दीर्घ नहीं होगा, तो और कुछ होगा, और कुछ में या तो गुण होगा या तो वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि गुण का अधिकार ज्यादा है। हाँ, यही बात तो वही तो मैं यही तो बताया था ना, जैसे इतना गुण है, इतनी वृद्धि हो गई इसमें, और इतना थोड़ा सा लेकर के दीर्घ भी अलग हो गया, तो गुण तो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना, पूरा तो वही है, नियम वही लग रहा है, ये विशेष नियम है। तो इसको क्या कहेंगे, अपवाद, और ये जो ज़्यादा क्षेत्र ले रहा है ये उत्सर्ग कहलाएगा। ठीक, अब क्लियर? चलिए, कहते हैं कि अचौन्त्याद टी, बस एक मिनट, आप लोग टी जानते हैं किसको कहते हैं, किसकी, अंतिम अच की ना, तब आप लोग गलत जानते हैं, पूरे पद की, कौन से वर्ण की, सोच लीजिए खूब, एकदम खूब दिमाग लगा लीजिए, जो लिखा गया है इसको भी देख लीजिए क्या लिखा गया है। किताब ना खोलिए, किताब ना खोलिए,
अचोर व्यक्ति तो अंतिम आज और व्यंजन बाद में व्यंजन हो उसको लेकर की संज्ञा होती है। इसका नंबर क्या है? 1164। अचो यानी अचह, अंत्य आदि, टी। इसमें किसकी टी संज्ञा है? अस वाले बताइए। अभी इसमें आदि होगा अब अस की होगी। और अगर मान लीजिए ये नहीं रहेगा तब सकारोत्तरवर्ती आकार की होगी। क्लियर? जैसे अब इसको देखिए कि कहते हैं कि अचाम मध्य। अब इसमें देख लीजिए, पहले इसको तोड़ दीजिए। म अ न अ स। ठीक, कई स्वर हैं? अचाम मध्य, अचों के मध्य में, यानी कि एक से अधिक स्वर हैं। मान लीजिए और कोई बड़ा शब्द है तो उसके बीच में जो स्वर हैं, अचाम मध्य यो अंत्य है, जो अंतिम स्वर हो, यानी कि जो अंतिम स्वर हो उसकी क्या होती है? इसको एक और लोकल उदाहरण बता देते हैं। इधर से शुरू करिए, जैसे इधर शुरू करें, कहाँ स्वर मिल गया? यहाँ स्वर मिल गया, पाई खींच दिए। ये अंग्रेजी भाषा का कौन सा अक्षर है? टी है। तो टी है। इस पूरे समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। नहीं समझा है? फिर से देखिए, इधर से हम शुरू करेंगे, इस दिशा में चलेंगे, जहां पहला स्वर मिल जाएगा। इधर से आए, यहां मिल गया। हाँ, छूट गया। ठीक है, इधर से चले, यहाँ स्वर मिल गया, ऐसे पाई खड़ी कर दिए। तो इसको अगर सीधा कर दीजिए, कौन से शब्द है अंग्रेजी का? टी। तो इस पूरे की टी संज्ञा हो जाएगी। बस यही कहना चाह रहा है। ठीक है, टी तो नहीं भूलेगा कभी। एक तो और आता है, दूसरा क्या है? उपधा, उसको भी बताएंगे। अंतिम वर्ण से पूर्व चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो। मनस में अस की टी संज्ञा है इसकी। ठीक, क्लियर? बस आज के लिए यही विराम। धन्यवाद।